हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू वेदांता आईएएस अकेडमी विद मी विवेक खेवाल। जैसा कि आपको पता है कि हम एनसीईआरटी की सीरीज जो चल रही है, आज उसके इकोनॉमिक्स का सेक्शन जो है उसके 9th क्लास की सेकंड चैप्टर आज हम कवर करेंगे। और जो हमारा सेकंड चैप्टर है पीपल एज ए रिसोर्स, पीपल एज रिसोर्स। तो आपने पढ़ा होगा कभी कभी ह्यूमन रिसोर्स। एक हमारी मिनिस्ट्री हुआ करती थी MHRD, मिनिस्ट्री ऑफ ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट। तो मानव एक संसाधन के तौर पर हम किस तरीके से उसको देखते हैं। हमारे पास संसाधन जैसे नेचुरल रिसोर्स होते हैं, प्राकृतिक जो संसाधन है जैसे पानी हुआ, हवा हुई, लैंड, सोयल, कोल, पेट्रोलियम, ये सब हमारे पास नेचुरल रिसोर्सेज हैं। पर जब हम बात करते हैं कि ह्यूमन एज ए रिसोर्स, तो वो किस प्रकार ह्यूमन एक रिसोर्स है, और अगर कोई ह्यूमन रिसोर्स नहीं है तो वो लाइबिलिटी किस प्रकार है, वो डिपेंडेंट किस प्रकार, डिपेंडेंसी कैसे शो करती है। तो ये सब आज हम जानेंगे। और पीपल एज रिसोर्स जब हम बात करते हैं तो हम बात करते हैं सोशो इकोनॉमिक फैक्टर में। सोशो इकोनॉमिक फैक्टर कि ह्यूमन, कोई भी ह्यूमन जब एक रिसोर्स के रूप में उभरता है तो वो सोसाइटी के लिए क्या बेनिफिट करेगा, इकोनॉमी के लिए क्या बेनिफिट करेगा, और उसके फैक्टर जानेंगे कि क्या क्या जो फैक्टर है जो एक ह्यूमन को एक रिसोर्स में कन्वर्ट करते हैं, और क्या क्या वो फैक्टर हैं जो एक ह्यूमन को रिसोर्स बनने से रोकते हैं। आइए शुरू करते हैं। पीपल एज रिसोर्स। अब हम वन बाय वन देखते हुए चलेंगे कि किस प्रकार ह्यूमन एक रिसोर्स की तरह आता है, इकोनॉमिकल सेंस में, सोशल सेंस में। लेट्स स्टार्ट चैप्टर पीपल एज ए रिसोर्स। पीपल एज रिसोर्स इज एन एफर्ट टू एक्सप्लेन पॉपुलेशन एज एन एसेट। कि जनसंख्या जब हम सुनते हैं तो जनरली हमारे मन में क्या आता है कि जनसंख्या तो एक बर्डन है गवर्नमेंट के ऊपर, कंट्री के ऊपर, नेशन के ऊपर। अगर ज़्यादा जनसंख्या है तो एक बर्डन है वो रिसोर्स। बट उस पॉपुलेशन को हम एक रिसोर्स की तरह किस तरीके से उसका यूज कर सकते हैं, तो ये सब हम आज जानेंगे। इज एन एफर्ट टू एक्सप्लेन पॉपुलेशन एज एन एसेट। एक एसेट के रूप में, एक एसेट का मतलब जैसे आपके एक गाड़ी है, आपका वो एसेट है। आपके पास पैसा है, वो आपका एक एसेट है, पूंजी है आपकी, वो एक एसेट है। फॉर द इकोनॉमी रादर देन अ लाइबिलिटी। मतलब इकोनॉमी के लिए पॉपुलेशन कैसे एक एसेट है, ना कि एक लाइबिलिटी। लाइबिलिटी मतलब एक बोझ समझ लो। जैसे किसी के ऊपर कोई लोन है तो उसकी लाइबिलिटी है कि उसको 10,000 रुपये चुकाने हैं, तो उसकी लाइबिलिटी है। पॉपुलेशन बिकम्स ह्यूमन कैपिटल। कोई भी पॉपुलेशन, कोई भी जनसंख्या मानव संसाधन कैसे बन जाती है, व्हेन देयर इज ए इन्वेस्टमेंट मेड इन द फॉर्म ऑफ। क्या इन्वेस्टमेंट करने होंगे उस पॉपुलेशन में, हमें इन्वेस्टमेंट करने होंगे। इन्वेस्टमेंट कैसे, एजुकेशन का, ट्रेनिंग का, मेडिकल केयर का, कि किस प्रकार हम उसको एक ह्यूमन रिसोर्स में कन्वर्ट करेंगे, एक एसेट में कन्वर्ट करेंगे एक पॉपुलेशन को। उसके लिए हमें चाहिए उसे एजुकेशन प्रोवाइड करें, ट्रेनिंग प्रोवाइड करें, और एक अच्छी मेडिकल केयर। इनफैक्ट ह्यूमन कैपिटल इज द स्टॉक ऑफ स्किल। जो मानव संसाधन है वो एक स्टॉक है, एक भंडार है। किस चीज का, स्किल। आपकी योग्यता क्या है, स्किल आपके पास अलग अलग हो सकते हैं। कोई कारपेंटर हो सकता है, कोई एजुकेटर हो सकता है। जैसे मैं एक टीचर हूं तो एक टीचर भी, हमारे में टीचिंग एक स्किल है। प्रोडक्टिव नॉलेज, और प्रोडक्टिव नॉलेज इम्बॉडीड इन देम। उसकी स्किल और उसकी प्रोडक्टिव नॉलेज। प्रोडक्टिव नॉलेज कैसी, जैसे कि कोई भी नॉलेज है आपकी, आपको पढ़ाना आ सकता है, आप एक इंजीनियर हो सकते हैं। किस प्रकार आप उस इंजीनियरिंग की जो नॉलेज है आपकी, उसको आप आउटपुट में कैसे कन्वर्ट कर सकते हैं। जैसे कुछ एक अच्छा चीज, कोई अच्छा डेवलपमेंट करके, कोई अच्छा इन्वेंशन करके, इस प्रकार। पीपल एज रिसोर्स अ वे रेफरिंग टू अ कंट्रीज वर्किंग पॉपुलेशन। दूसरी चीज कि जब हम पीपल एज रिसोर्स की बात करते हैं कि लोग एक संसाधन के तौर पर, इज अ वे, एक तरीका, रेफरिंग टू अ कंट्रीज वर्किंग पॉपुलेशन। नोट इट डाउन, वर्किंग पॉपुलेशन, वर्किंग पीपल इन टर्म्स ऑफ देयर एग्जिस्टिंग प्रोडक्टिव स्किल एंड एबिलिटीज। किसी कंट्री में जो उसकी वर्किंग पीपल है, वर्किंग पीपल इन द सेंस, जब हम बात करते हैं वर्किंग पीपल की तो हम बात करते हैं 15 ईयर टू 59 ईयर। किसी की एज अगर है तो वो क्या है, हमारी वर्किंग पॉपुलेशन है। और आपको ये जानकर हर्ष होगा, खुशी होगी कि मोर देन 60% ऑफ इंडिया वो क्या है, यंग फेज में है। तो नियर अबाउट 60% ऑफ इंडिया जो है, इंडिया की पॉपुलेशन जो है, वो एक वर्किंग पॉपुलेशन है। इन टर्म्स ऑफ देयर एग्जिस्टिंग प्रोडक्टिव स्किल एंड एबिलिटीज। उनकी जो मौजूदा, जो उनके पास स्किल है, कोई कार्य योग्यता है, कार्य क्षमता है, एबिलिटी है। Looking at the population from this productive aspect emphasize its ability to contribute the creation of gross national product, GNP। GNP को डिटेल में हम नेक्स्ट चैप्टर में पढ़ेंगे, बट थोड़ा बहुत मैं आपको बता दूं कि जो भी, जितनी भी पॉपुलेशन हमारी लगभग 130 करोड़ की पॉपुलेशन है, उसमें से वर्किंग पॉपुलेशन जितनी भी है 60% के अराउंड,
लगभग 70 to 80 करोड़ के लगभग वो हमारी वर्किंग पॉपुलेशन है। तो वर्किंग पॉपुलेशन किस तरीके से आउटकम देती है, किस तरीके से एक प्रोडक्टिव वो काम करती है जिससे इनकम अर्न होती है नेशनल, जैसे कि ग्रोस नेशनल जो हमने बात कर रहे थे ग्रोस नेशनल प्रोडक्ट की। तो ग्रोस नेशनल प्रोडक्ट क्या है कि जितना भी प्रोडक्शन हमने किया अपने विद इन द टेरिटरी ऑफ इंडिया, वो हमारा ग्रोस नेशनल प्रोडक्ट है। लाइक अदर रिसोर्सेज पॉपुलेशन, लाइक अदर रिसोर्सेज, अन्य भंडारों अन्य संसाधनों की तरह पॉपुलेशन इज ए रिसोर्स, पॉपुलेशन भी एक रिसोर्स है, अ ह्यूमन रिसोर्स, एक मानव संसाधन के तौर पर देखा जाता है। मैंने आपको लास्ट चैप्टर बताया था कि प्रोडक्शन जो है, प्रोडक्शन का जो 3-4 मेन फैक्टर्स हैं, जो उसके 3-4 जिनके बिना प्रोडक्शन हो नहीं सकता, उसमें से एक था लेबर। तो जो लेबर है, लेबर क्या देता है? लेबर अपना कोई भी मजदूर है वो अपनी मजदूरी के थ्रू वो एक प्रोडक्टिविटी उस कंपनी को या फर्म को देता है जिसकी वजह से कोई प्रोडक्ट वो बना पाती है। तो उसी की बात कर रहे हैं कि एक ह्यूमन एक रिसोर्स किस तरह हो सकता है। दिस इज द पॉजिटिव साइड ऑफ लार्ज पॉपुलेशन। जैसे कि अक्सर क्या होता है कि पॉपुलेशन को हम निगेटिव कनोटेशन से देखते हैं, बट ये पॉजिटिव साइड है कि अगर पॉपुलेशन हमारी रिसोर्स में कन्वर्ट हो एजुकेशन, ट्रेनिंग एंड हेल्थ केयर के थ्रू, तो वो क्या बन जाती है हमारे लिए? ह्यूमन रिसोर्स बन जाती है, जो कि पॉजिटिव साइड है। पॉजिटिव साइड ऑफ अ लार्ज पॉपुलेशन दैट इज ऑफन ओवरलुक्ड व्हेन वी लुक ओनली एट द नेगेटिव साइड। जब हम नेगेटिव साइड उसकी देख रहे हैं, बर्डन है, रिसोर्स ज्यादा चाहिए, तो पॉपुलेशन हमें एक बोझ जैसा लगता है। बट जब हम देखते हैं कि पॉपुलेशन एक रिसोर्स भी हो सकती है, इन्वेस्टमेंट करेंगे जब हम उसका एजुकेशन में, ट्रेनिंग में, तो एक पॉपुलेशन हमें एक रिसोर्स की तरह दिखती है। कंसिडरिंग ओनली द प्रॉब्लम ऑफ प्रोवाइडिंग द पॉपुलेशन विद द फूड, क्या प्रॉब्लम क्या है? वी लुक, अब उन्हें फूड भी देना पड़ेगा, एजुकेशन देनी पड़ेगी और एक अच्छी हेल्थ फैसिलिटी अगर उन्हें प्रोवाइड करें। एक साइड क्या बोलती है कि अगर बड़ी पॉपुलेशन होगी तो हमें ज्यादा फूड चाहिएगा, ज्यादा एजुकेशन इंस्टीट्यूशन चाहिए, ज्यादा अच्छी, ज्यादा मोर नंबर ऑफ हॉस्पिटल्स चाहिए, हमें मेडिकल फैसिलिटीज चाहिएगी। बट उसका अगर हम एक पॉजिटिव साइड देखें कि अगर हम इन चीजों में इन्वेस्टमेंट करें कि एक हम प्रोवाइड करें उन्हें अच्छा खाना, एजुकेशन और अच्छी हेल्थ फैसिलिटी, तो कोई भी पॉपुलेशन एक पॉपुलेशन की निगेटिव साइड ना होकर एक ह्यूमन रिसोर्स में कन्वर्ट हो सकती है, जो कि एक किसी भी नेशन के लिए, एक नेशन बिल्डिंग में एक अच्छा रोल प्ले कर सकती है। Now look at it. When the existing human resource is further developed by becoming more educated, जब एक existing human resource जो है हमारे पास, जितना भी human resource है उसको हम फर्दर डेवलप करें, फर्दर उसका विकसित करें, उसको किस तरीके से एजुकेटेड करके उसको हेल्दी रख के, वी कॉल इट ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन। जब हम ऐसा कुछ करते हैं तो हम उसको क्या करते हैं? ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन बोलते हैं। मानव पूंजी को विकसित करना, मानव पूंजी, ह्यूमन कैपिटल, ह्यूमन कैपिटल। और ह्यूमन कैपिटल की फॉर्मेशन कैसे होती है? इसकी फॉर्मेशन के लिए क्या इंपॉर्टेंट है? फॉर्मेशन के लिए एजुकेशन, हेल्थ, ट्रेनिंग, या फिर हो सकती है स्किल अपग्रेडिंग, स्किल अपग्रेडिंग। तो इस चीज के थ्रू हम क्या करते हैं? ह्यूमन कैपिटल, मानव पूंजी का विकास, मतलब मानव एक पूंजी की तरह, उसको मानव को संसाधन के तौर पर हम देखते हैं और मानव को एक पूंजी की तरह किस तरीके से विकास किया जाता है, वही पूंजी फिर हमारा आउटकम और एक प्रोडक्ट के रूप में निकल के आती है। यही इकोनॉमिकल टर्म्स में हम बात करते हैं कि ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन किस प्रकार होती है। अब किस प्रकार ये देखते हैं हम आगे चल के। इन्वेस्टमेंट इन ह्यूमन कैपिटल थ्रू एजुकेशन, ट्रेनिंग, मेडिकल केयर यील्ड रिटर्न, क्या मिलता है हमें? उससे रिटर्न मिलता है। रिटर्न कैसा? जस्ट लाइक इन्वेस्टमेंट इन फिजिकल कैपिटल। जैसे कि फिजिकल कैपिटल में हम अच्छी इंफ्रास्ट्रक्चर खड़े करते हैं, अच्छी मशीन का यूज करते हैं, मॉडर्न टेक्नोलॉजी का यूज करते हैं, तो हमें क्या मिलता है? एक अच्छा आउटकम। इन सेम वे, if we invest in human capital, like through education, through training, through medical care, we will get good returns in productivity, good returns in good knowledge, and in R&D, research and developments. We used to have good scientists, good engineers, so that we can have more and more state of art of technology. This can be seen directly in the form of higher income earned. If someone is more skillful, more qualified,
जैसे कि कोई एक 10th पास है और कोई एक ग्रेजुएट पास है, तो उससे क्या एक डिफरेंस क्या है कि उसके पास ज़्यादा नॉलेज है, तो जिसके पास ज़्यादा नॉलेज होगी वो हमें ज़्यादा प्रोडक्टिविटी प्रोवाइड करवाएगा, उसको इतना ही ज़्यादा रेस्पॉन्सिबल वर्क उसे दिया जाएगा, तो उससे क्या होगी, उसकी इनकम भी बढ़ेगी इन द फॉर्म ऑफ हायर इनकम्स। वो हमें आउटकम किस तरीके से है, हायर इनकम के थ्रू, बिकॉज ऑफ हायर प्रोडक्टिविटी, उसकी प्रोडक्टिविटी हाई होगी, हायर प्रोडक्टिविटी और मोर एजुकेटेड, प्रोडक्टिविटी हायर होगी उसकी, मोर एजुकेटेड और बेटर ट्रेन्ड पर्सन एज वेल एज हायर प्रोडक्टिविटी ऑफ ए हेल्थियर पर्सन। सपोज एक आदमी है, वो एक हेल्दी भी नहीं है, वो पढ़ा लिखा भी नहीं है और उसके पास एक अच्छी ट्रेनिंग भी नहीं है, तो वो क्या करेगा, मैनुअल जॉब करेगा और मैनुअल जॉब में भी उसकी प्रोडक्टिविटी ज्यादा नहीं होगी कंपेयर टू, इन कंट्रास्ट, कि अगर कोई व्यक्ति अच्छा पढ़ा लिखा है, अच्छी उसे ट्रेनिंग मिली है, जैसे कि ITI, BTech एसेट्रा एसेट्रा, और उसकी हेल्थ पे भी अच्छा इन्वेस्टमेंट हुआ है कि अच्छे हमारे पास हॉस्पिटल्स हैं, ताकि जब भी वो माल न्यूट्रिशन के थ्रू अगर कुछ डिजीज उसको लगी है या फिर कुछ भी, उसको जल्दी से उसको ट्रीटमेंट हो जाए, तो वो क्या करेगा, हमें एक अच्छी प्रोडक्टिविटी देगा, एक अच्छी इनकम अर्न करेगा। इससे ना केवल उसको, उसकी फैमिली को या उसको स्वयं को, सेल्फ को, बल्कि सोसाइटी और नेशन को भी उसका फायदा मिलेगा। लेट्स सी हाउ, कैसे वो उस सोसाइटी को या उस देश को, उस नेशन को एक फायदा पहुंचाएगा। लेट्स सी। So, what we want to say, population need not to be a burden for the economy. पॉपुलेशन को जो है एक बर्डन की तरह ना देख के, हम अर्थव्यवस्था के लिए एक बर्डन की तरह ना देख के, इट कैन बी टर्न इनटू प्रोडक्टिव एसेट, एक प्रोडक्टिव एसेट के रूप में, थ्रू बाय इन्वेस्टमेंट इन ह्यूमन कैपिटल, फॉर एग्जांपल बाय स्पेंडिंग रिसोर्स ऑन एजुकेशन। हम अगर अपने संसाधनों का यूज करें, अच्छी एजुकेशन प्रोवाइड करें, और हेल्थ फॉर ऑल, ट्रेनिंग ऑफ इंडस्ट्रियल एंड एग्रीकल्चर वर्कर्स इन द यूज ऑफ मॉडर्न टेक्नोलॉजी, यूजफुल साइंटिफिक रिसर्च एंड सो ऑन, उसको हम क्या कर सकते हैं, एक एसेट के रूप में कन्वर्ट कर सकते हैं। तो 3-4 चीजें हम यहां से समझ पाएंगे कि किसी भी पॉपुलेशन को हमें बर्डन ना समझ के उसके ऊपर इन्वेस्ट करना चाहिए। इन्वेस्ट करना चाहिए रिसोर्स। रिसोर्स क्या हो सकते हैं इन्वेस्टमेंट के, वो रिसोर्स है हमारे पास, जैसे कि सबसे पहले उसको हेल्थ केयर फॉर एग्जांपल की इंस्टीट्यूशनल डिलीवरी हो, तो उससे क्या बनेगा कि चाइल्ड मोर्टेलिटी रेट एक्सेट्रा जो भी आप पढ़ते हो, वो सब उसको नहीं होगी, कोई डिजीज उसको नहीं लगेगी। जैसे हमारे पास अभी एक चाइल्ड इम्यूनिटी प्रोग्राम है ICDS के थ्रू, इंद्रधनुष इम्यूनिटी प्रोग्राम, वो क्या है, एक ह्यूमन को, उसको एक अच्छी हेल्थ प्रोवाइड करने के लिए गवर्नमेंट की स्कीम है। फिर उसको एक अच्छी एजुकेशन जैसे कि कंपलसरी एजुकेशन है आजकल इंडिया में, जो हम पढ़ते हैं आर्टिकल नंबर 21A, राइट टू एजुकेशन के थ्रू जो किसी बच्चे की 16 जो मतलब 8वीं तक की पढ़ाई जो है वो फ्री ऑफ कॉस्ट और कंपलसरी है, वो सरकार को प्रोवाइड करवानी ही होगी। तो ये है ICDS के थ्रू हम क्या करते हैं, मिड डे मील की स्कीम चलाते हैं, जिससे हम ज्यादा से ज्यादा बच्चों को अट्रैक्ट कर पाए अपने एजुकेशन के लिए। तो ये एजुकेशन हम प्रोवाइड करवाएंगे उसको। और आपने सुना होगा आजकल एक टर्म है स्किल इंडिया। स्किल इंडिया क्या है, स्किल इंडिया है एक वोकेशनल ट्रेनिंग प्रोग्राम। वोकेशनल ट्रेनिंग जैसे किसी को किसी भी क्षेत्र में अगर आगे बढ़ना है तो उसके लिए उसको ट्रेनिंग चाहिए। किसी को कारपेंटर बनना है, या किसी को इंजीनियर बनना है ITI के थ्रू, या किसी को टेक्नीशियन बनना है, या किसी को इलेक्ट्रिकल फील्ड में जाना है, तो ये सब चीज स्किल इंडिया के थ्रू। और उसको हम फिर एंटरप्रेन्योरशिप भी प्रोवाइड करवाते हैं, किसके थ्रू, जैसे कि स्टार्टअप इंडिया, स्टार्टअप, स्टैंड अप, मुद्रा लोन, ये सब सरकार की स्कीम है, एक किसी भी एक पॉपुलेशन को एक एसेट में कन्वर्ट करने के लिए। ये सब स्कीम्स अगर हम पढ़ेंगे तो ये सब स्कीम आजकल आप पढ़ते भी होंगे, तो ये सब किसके थ्रू है, किसकी तरफ इशारा करते हैं, एक पॉपुलेशन को रिसोर्स में कन्वर्ट करने के लिए। अब आगे चलते हैं। अब यहां पे एक स्टोरी दी हुई है, पहले हम ये पढ़ेंगे, उसके बाद स्टोरी पढ़ेंगे। नॉट ओनली डू द मोर एजुकेटेड एंड द हेल्थियर पीपल गेन थ्रू हायर इनकम्स, केवल ज्यादा एजुकेटेड और ज्यादा हेल्थियर पीपल ही इससे जो क्या बोलते हैं थ्रू हायर इनकम उन्हीं की ज्यादा नहीं होती। सोसाइटी ऑल्सो गेन्स इन अदर इनडायरेक्ट वे, सोसाइटी भी इससे गेन करती है इनडायरेक्ट वे में। कैसे? बिकॉज द एडवांटेज ऑफ मोर एजुकेटेड एंड हेल्थियर population spread to those who themselves were not directly educated or given health care। जिनको एजुकेशन नहीं मिली, जिनको हेल्थ नहीं मिली,
वो भी उन लोगों से बेनिफिट होते हैं जो ज़्यादा एजुकेटेड है, जो ज़्यादा हेल्थियर है। हालांकि डायरेक्टली वो उन्हीं को प्रभावित करते हैं, बट इनडायरेक्टली वो पूरी एक सोसाइटी को प्रभावित करते हैं। जैसे कि हम बोलते हैं कि खरबूजे को देखकर खरबूजा अपना रंग पलटता है, तो इस चीज को हम देख सकते हैं कि अगर कोई किसी समाज में ज्यादा पढ़े लिखे लोग होंगे, ज्यादा हेल्थियर लोग होंगे, तो पूरे एक समाज को इंपैक्ट करेंगे उसका। इनफैक्ट ह्यूमन कैपिटल इज द वन वे इज इन वन वे सुपीरियर टू अदर रिसोर्सेज। ह्यूमन कैपिटल जो है सुपीरियर है अदर रिसोर्सेज, जैसे लैंड, फिजिकल कैपिटल। हाउ ह्यूमन रिसोर्स कैन मेक यूज ऑफ लैंड एंड कैपिटल। लैंड का यूज किसने किया? अच्छा, एक ह्यूमन ने। अगर वो ह्यूमन रिसोर्स ना होता तो उसका यूज कैसे करता? कैपिटल का अच्छा यूज किसने किया? एक ह्यूमन ने। अगर उसको समझना होती उस कैपिटल को कि कहाँ उसको यूज करना है, किसी मनी का हमें कहाँ यूज करना है, तो सो वी कैन से दैट फर्स्ट ऑफ ऑल दैट अपार्ट फ्रॉम other factor of production, land, capital, we also need to focus about human resource to make the human as to convert it into a asset, asset for the economy, for the society, for the nation. Land and capital cannot become useful. Land और capital अपने आप यूजफुल नहीं हो सकती। आपको पता है, कोई लैंड है उसका यूज कौन करेगा? कोई ह्यूमन ही उसका अच्छा यूज करेगा, एक साइंटिफिक वे में उसका यूज करेगा। गलत तरीके से यूज करेगा तो गलत उसके परिणाम भी हमें मिलेंगे, अच्छी तरीके से यूज करेगा तो उसके अच्छे रिजल्ट हमें मिलेंगे। फॉर मैनी डिकेड्स इन इंडिया लार्ज पॉपुलेशन बिकम कंसिडर्ड अ लायबिलिटी रादर देन अ एसेट। सो दिस इज द पॉइंट व्हिच एनसीईआरटी वांट टू फोकस हियर। क्या कि बहुत दिनों से हम क्या सोचते हैं, पॉपुलेशन को एक लायबिलिटी के तौर पर देखते हैं, बल्कि एक एसेट के तौर पर ना देखें, बल्कि हमें उसको देखना चाहिए एक एसेट के रूप में। एसेट के रूप में देखने के बाद हमें क्या करना होगा? उसके ऊपर ध्यान देना होगा, उसकी एजुकेशन पे, उसकी हेल्थ पे, उसकी ट्रेनिंग पे, उसको फाइनेंस जो है हम प्रोवाइड करेंगे तो वो अपना स्टार्टअप भी यूज कर सकता है, अपना बिजनेस बढ़ा सकता है। तो ये सब चीजें इस तरीके से क्या करते हैं, हम ह्यूमन रिसोर्स को एक कैपिटल में कन्वर्ट कर सकते हैं, एक एसेट में कन्वर्ट कर सकते हैं। ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन उसकी हो सकती है। तो 3-4 वर्ड आप यहां से सीख सकते हैं, जैसे ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन, कि ह्यूमन कैपिटल की फॉर्मेशन कैसे होती है। दूसरी चीज हम सीख सकते हैं कि एक और नया वर्ड जो है ह्यूमन रिसोर्स। ह्यूमन एक रिसोर्स कैसे है, ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन कैसे होती है। इस चीज के लिए मैं आपको बता ही चुका ऑलरेडी कि हमें किस चीज में इन्वेस्ट करना पड़ेगा, एजुकेशन, हेल्थ, ट्रेनिंग, 3-4 चीजों में। आइए अब एक स्टोरी पढ़ लेते हैं। दिस इज द स्टोरी ऑफ people, this is two friends. There were two friends. One is Vilas and other one is Sakal. इनकी हम स्टोरी पढ़ेंगे और देखेंगे कि वो क्या कन्वे करना चाह रहे हैं। इन द सेम विलेज सीमापुर में रहते थे। साकल वाज ए 12-year-old boy. His mother शीला looked after domestic chore. मतलब वो घरेलू कामकाज को देखते थे। साकल की जो मदर थी। His father बूटा चौधरी वर्कड इन एग्रीकल्चर फील्ड। उसके पापा जो है वो किस में काम करते थे साकल के? एग्रीकल्चर फील्ड में। उसकी मम्मी घर का कामकाज देखती थी। साकल हेल्प्ड हिज मदर इन डोमेस्टिक कोर्स। ही ऑल्सो लुक्ड आफ्टर हिज यंगर ब्रदर जीतू एंड सिस्टर सीतू। उसको साकल को क्या करना पड़ता था? साकल अपनी मदर की हेल्प भी करता था और साथ ही साथ अपने जो छोटे भाई बहन है जीतू और सीतू को देखता था। हिज अंकल श्याम पास्ट मैट्रिकुलेशन एग्जामिनेशन। मतलब उसके जो चाचा जी थे उन्हें मैट्रिकुलेशन का एग्जाम पास कर चुके थे, बट सिटिंग आइडल इन द हाउस एज ही हैड नो जॉब। वो खाली बैठे हुए थे अपने घर पे ही, क्योंकि उनके पास कोई जॉब नहीं थी। बूटा एंड शीला वर ईगर टू टीच साकल। जो साकल के जो माता पिता थे वो उसको पढ़ाना चाहते थे। दे फोर्स हिम टू जॉइन विलेज स्कूल विच ही सून जॉइंड। उसने साकल ने भी स्कूल ज्वाइन कर लिया। ही स्टार्टेड स्टडीइंग एंड कंप्लीटेड हिज हायर सेकेंडरी एजुकेशन। और उसने क्या किया? हायर सेकेंडरी एजुकेशन 12th उसने क्या किया? पास किया। हिज फादर परसुएडेड हिम टू कंटिन्यू हिज स्टडी। उसने कहा कि उसके पिताजी ने कहा कि अभी भी आप अपनी स्टडी कंटिन्यू करो। ही रेज्ड अ लोन। उसके पापा ने क्या किया? एक एजुकेशन लोन लिया साकल के लिए टू स्टडी अ वोकेशनल कोर्स। एक वोकेशनल कोर्स उन्हें सिखाया गया कंप्यूटर्स में। साकल वाज मेरिटोरियस, अच्छा स्टूडेंट था, पढ़ा लिखा, इंटरेस्टेड इन स्टडीज फ्रॉम द बिगिनिंग। पढ़ाई में भी उसका अच्छी रुचि थी। विद ग्रेट विगर एंड एंथुसियाज्म ही कंप्लीटेड हिज कोर्स। बहुत बेहतरीन तरीके से एक अच्छी एनर्जेटिक वे में उसने अपना कोर्स पूरा किया। आफ्टर सम टाइम ही गॉट अ जॉब। उसको क्या मिल गई? साकल को एक जॉब भी मिल गई। अब आप साकल की कंडीशन देख रहे होंगे। This software helped him in increasing the sale of the firm. साकल ने he even designed a new kind of software. साकल ने क्या बनाया? एक सॉफ्टवेयर से क्या हेल्प हुई? उस फर्म की सेल इंक्रीज हुई। His boss acknowledged his service and rewarded him promotion. और साकल को क्या मिला? प्रमोशन। Look at the example. साकल के फादर क्या है? एक एग्रीकल्चरिस्ट है, वो फार्मर है। और जो साकल की मदर है वो क्या करती है? डोमेस्टिक हाउस होल्ड वर्क वो करती है। फिर उसके भाई बहन भी है।
सिस्टर एंड ब्रदर। अपार्ट फ्रॉम दैट उसके जो अंकल है उन्होंने 10वीं पास की है बट जॉबलेस है। जॉबलेस क्यों है उसका कारण देखो। अब साकल ने क्या किया, साकल ने वोकेशनल ट्रेनिंग ली, किसमें, कंप्यूटर्स में, वोकेशनल ट्रेनिंग इन कंप्यूटर। उसके बाद उन्हें क्या मिली, साकल को जॉब। और वोकेशनल ट्रेनिंग के लिए साकल के पापा ने क्या लिया था, लोन। और जॉब मिली, तो जॉब मिलने के बाद उसने क्या बना, सॉफ्टवेयर। सॉफ्टवेयर से क्या हुआ, उस फर्म की जहां पे भी जॉब करता था वो उसकी फर्म की क्या हुई, सेल इंक्रीज हुई। तो साकल क्या प्रोडक्टिव भी है, तो उसको क्या मिला, प्रमोशन। तो इससे हम देख सकते हैं कि एक ह्यूमन एक रिसोर्स कैसे बन सकता है किसी फर्म के लिए, किसी कंट्री के लिए। तो दिस वाज द एग्जांपल ऑफ साकल। अब हम शायद अगली उसमें स्टोरी पढ़ेंगे विलास का एग्जांपल। स्टोरी ऑफ विलास। विलास क्या है, विलास एक 11 ईयर ओल्ड बॉय है। विलास एक 11 साल का बच्चा है, रिजाइडिंग इन द सेम विलेज एट साकल। विलास फादर महेश, जो विलास के पापा है। अब विलास का हम एग्जांपल देख लेते हैं। विलास के जो फादर है वो क्या करते हैं, वो पास डबे वो गुजर चुके हैं 2 साल पहले। हिज मदर गीता सोल्ड फिश, जो उसकी मम्मी है गीता जी, वो क्या करती है, मछली बेचती है, उससे पैसा कमाती है और उससे घर चलाती है। सी बोट फिश फ्रॉम लैंड ओनर्स पाउंड, वो क्या करती है, जमींदार के जो तालाब है उससे मछलियां लाती है और बेच देती है नियर बाय मंडी में। उसको कितना प्राप्त होता है, 150 रुपए एक दिन में उस मछली को बेचने के बाद। विलास बिकम अ पेशेंट, विलास जो है वो बीमार भी है। मदर क्या करती है, फिश का काम करती है, और विलास जो है वो बीमार भी है, हेल्थ भी नहीं है उसकी अच्छी। हेल्थ का जो इशू है उसके पास, वो एक हेल्थ का इशू है, अर्थराइटिस है उसको, दमे की बीमारी है मतलब। हिज मदर कुड नॉट अफोर्ड टू टेक हिम टू द डॉक्टर, उसकी मदर उसको अफोर्ड भी नहीं कर सकती डॉक्टर के पास ले जाने के लिए। ही कुड नॉट गो टू स्कूल आइदर, ही वाज नॉट इंटरेस्टेड इन स्टडीज, उसको पढ़ाई में मन नहीं लगता, स्कूल भी नहीं जाता। ही हेल्प हिज मदर इन कुकिंग, अपनी कुकिंग मदद करता है अपनी माँ की। ऑल्सो लुक्ड आफ्टर हिज यंगर ब्रदर मोहन, अपने छोटे भाई मोहन की भी देखभाल करता है। आफ्टर सम टाइम मतलब उसकी माता जी जो है वो बीमार पड़ गई, एंड देयर वाज नो वन टू लुक आफ्टर हर, उसको देखभाल के लिए भी कोई नहीं था उसकी मम्मी जी को। देयर वाज नो वन इन द फैमिली टू सपोर्ट देम। विलास टू वाज फोर्स्ड टू सेल फिश, तो विलास को क्या हुआ, मजबूर होना पड़ा मछली बेचने के लिए। तो दो आपने, और उसी से उसकी मतलब एक छोटी बहुत जो इनकम होती थी, उसी से उसकी भी इतनी इनकम थी जितनी उसकी माँ की इनकम थी। तो हम 2 एग्जाम्पल देख रहे थे, विलास और साकल का। आपके आसपास भी ऐसे एग्जाम्पल होंगे। एक आदमी अच्छा पढ़ा लिखा, अच्छी वोकेशनल ट्रेनिंग ली, अच्छी कंपनी में जॉब की, जॉब से कमाई की, प्रमोशन लिया, और उसके बाद क्या हुआ, घर की एक स्टेटस, जो सोशल स्टेटस है वो भी उभरा, इकोनॉमिकल स्टेटस वो भी ऊपर गया। एक तरफ है विलास, विलास की एजुकेशन भी अच्छी नहीं है, उसके घर की स्थिति भी अच्छी नहीं है, उसके मम्मी पापा भी उसको एजुकेशन की तरफ ध्यान नहीं था, मम्मी मछली बेचती थी, उसकी हेल्थ भी कमजोर थी, अर्थराइटिस था उस बच्चे को। तो उसकी सून आफ्टर उसकी मम्मी बीमार हो गई, मम्मी के ऑक्यूपेशन उसने भी संभाला, फिर मछली बेचना शुरू किया मजबूरी में। तो इस चीज से हम 2 एग्जाम्पल क्या देख रहे हैं कि एक ह्यूमन कितना अच्छा रिसोर्स बना वोकेशनल ट्रेनिंग हेल्थ एजुकेशन के बाद, और एक ह्यूमन विदाउट हेल्थ विदाउट एजुकेशन सेम का सेम उसी विशियस सर्कल में फंस कर रह गया, अपनी मम्मी वाला काम उसने ले लिया। अब हम आगे चलते हैं और देखते हैं इन द 2 केस स्टडीज। अब यहां से देखते हैं, इन द 2 केस स्टडी वी सो Sakal went to school, Vilas did not go. Sakal was physically strong and healthy. There was no need for him to visit doctor frequently, क्योंकि Sakal तो एक हेल्थ में भी अच्छा था। Vilas was a patient of arthritis. Vilas arthritis का पेशेंट भी था। He lacked the means to visit doctor. उसके पास डॉक्टर पास जाने के लिए पैसे भी नहीं थे। Sakal acquired a degree in computer programming. Sakal ने कंप्यूटर प्रोग्रामिंग में डिग्री भी ले ली। Sakal found a job in a private firm while Vilas continued with the same work as his mother. और विलास अपनी मम्मी का ही सेम काम करता रहा। He earned a meager income like his mother to support a family. In the case of Sakal, several years of education added to quality of labor. This need to focus. कि जो एजुकेशन जो साकल को मिली उसने क्या किया, उसकी क्वालिटी ऑफ लेबर को इंक्रीज किया उसकी क्वालिटी ऑफ लेबर को। दिस इनहांस हिज टोटल प्रोडक्टिविटी, और क्या किया इसने, उसकी जो टोटल प्रोडक्टिविटी थी उसको भी बढ़ाया। टोटल प्रोडक्टिविटी एड्स टू द ग्रोथ ऑफ इकोनॉमी। अब जो भी पैसा साकल ने कमाया, जो भी पैसा साकल की फर्म ने कमाया, अल्टीमेटली वो पैसा किसने कमाया, देश की अर्थव्यवस्था में। देश की अर्थव्यवस्था को फायदा हुआ, उस फर्म की अर्थव्यवस्था को फायदा हुआ, उस फर्म के को बिजनेस में फायदा हुआ, जिसकी वजह से उसको प्रमोशन मिली, उसके घर को फायदा हुआ, साकल की सोसाइटी को फायदा हुआ। क्या पता कितने लोग साकल से मोटिवेट होंगे अब पढ़ने के लिए, एजुकेशन लेने के लिए।
लेट्स गो फर्दर। इंडिविजुअल थ्रू सैलरीज, मतलब किस तरीके से वो करे, इन सम अदर फॉर्म ऑफ हिज चॉइस। इन केस ऑफ विलास there could not be any education or healthcare in early part of his life. He spent his life selling fish like his mother. Henceforth, he draws the same salary of unskilled labor. जो हमारा विलास जी थे, विलास जी अनस्किल्ड लेबर थे, तो सेम ही सैलरी, उनकी सैलरी में भी कोई बढ़ोतरी नहीं हुई। इसका मतलब क्या, उसकी प्रोडक्टिविटी इंक्रीज नहीं हो पा रही। इन्वेस्टमेंट इन ह्यूमन रिसोर्स वाया एजुकेशन, मेडिकल केयर कैन गिव हाई रेट ऑफ रिटर्न्स। जैसे कि हम पहले बात कर चुके हैं कि एजुकेशन और हेल्थ केयर में किस तरीके से हायर रिटर्न्स हो सकते हैं। डॉक्टर के पास नहीं जाना आपको, वहां से पैसे बच गए। उसके बाद आपकी हेल्थ अच्छी है तो आपकी प्रोडक्टिविटी इंक्रीज होगी, आपको पढ़ने मन लगेगा। अब जो हेल्थियर बच्चे नहीं है, जिनको किसी ना किसी विटामिन की कमी है, वो पढ़ भी नहीं पाते, कम पढ़ पाते, इंटरेस्ट भी नहीं होता पढ़ने में उनका। तो अगर एक हेल्थी बच्चा होगा तो उसका पढ़ने में भी इंटरेस्ट होगा, उसकी प्रोडक्टिविटी बढ़ेगी, माइंड उसका अच्छा रहेगा, इन्फॉर्मेशन को ग्रैब करेगा, उसको अच्छा यूज करेगा, फिर आउटकम में अच्छा कि उसके इंप्लीमेंट किस तरह होना वो सब करेगा। तो इसलिए हमें क्या है कि एक अच्छी एजुकेशन और एक अच्छी हेल्थ होना निहायत आवश्यक है। किसी भी ह्यूमन रिसोर्स को एक रिसोर्स बनाने में, उसको ह्यूमन कैपिटल फॉर्म करने में, उसके लिए उसकी प्रोडक्टिविटी इंक्रीज करने में, अल्टीमेटली देश की इकोनॉमी बढ़ाने के लिए। दिस इन्वेस्टमेंट ऑन पीपल इज द सेम एज द इन्वेस्टमेंट इन लैंड एंड कैपिटल। ऐसा पीपल के जो ऊपर जो इन्वेस्टमेंट हो वो सेम है लैंड और कैपिटल के लिए भी। जैसे हम लैंड में क्या इन्वेस्ट कर सकते हैं, उसकी मॉडर्न टेक्नोलॉजी से हमने, जैसे ग्रीन रिवॉल्यूशन के टाइम पे हमने क्या किया था, इन्वेस्टमेंट किया था मॉडर्न टेक्नोलॉजी के थ्रू, तो हमारी लैंड में यील्ड उसकी इंक्रीज हुई थी। कैपिटल में हम क्या इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं, कैपिटल में इन्वेस्ट कर सकते हैं कि हम ज्यादा पैसा ले सकते हैं, कम लोन, कम इंटरेस्ट रेट पे, तो उसका वो भी एक इन्वेस्टमेंट है कैपिटल से। और कैपिटल में इन्वेस्टमेंट अगर हमने किया, समझो किसी लैंड की प्राइस, हमने कोई एसेट अपना आज परचेज किया, गोल्ड आज आपने परचेज किया किसी कैपिटल के थ्रू, आपने उसमें गोल्ड में इन्वेस्ट किया। गोल्ड में इन्वेस्टमेंट करने के बाद आपको क्या मिला, आज 40,000 रुपये समझो तोला है फॉर एग्जाम्पल, हालांकि मोर देन 50,000 गोल्ड चल रहा है। 50,000 के ऊपर 50,000 आपने पर ग्राम आपने गोल्ड खरीदा, आपने समझ लो 3-4 ग्राम खरीदा, और एक साल बाद उसकी कीमत हो जाती है 55,000, तो आपको क्या हुआ, बेनिफिट हुआ आपको। तो बेनिफिट होने से यही तो क्या है, यही तो है रिटर्न। अ चाइल्ड टू विद द इन्वेस्टमेंट मेड ऑन हर एजुकेशन एंड हेल्थ कैन यील्ड अ हाई रिटर्न इन फ्यूचर इन द फॉर्म ऑफ हायर इन अर्निंग्स एंड ग्रेटर कंट्रीब्यूशन टू द सोसाइटी। मतलब एक चाइल्ड के ऊपर जब हम उसकी एजुकेशन, उसकी हेल्थ पे, तो वो क्या करती है, एक अच्छा रिटर्न हमें प्रोवाइड करती है भविष्य में, किसके रूप में, एक हायर अर्निंग होगी और ग्रेटर कंट्रीब्यूशन टू द सोसाइटी। रिटर्न क्या है हमारे पास, फर्स्ट ऑफ ऑल डायरेक्ट जो रिटर्न है हमारा, अर्निंग अच्छी होगी। दूसरी चीज, सोसाइटी को इंपैक्ट करेगी। वो सोसाइटी में बहुत से लोग उसी बच्चे से, उसी व्यक्ति से प्रभावित होकर उसी तरीके से काम करना शुरू करेंगे। एंड ग्रेटर कंट्रीब्यूशन टू द सोसाइटी। एजुकेटेड पेरेंट्स आर फाउंड टू इन्वेस्ट मोर हैवीली ऑन एजुकेशन। अगर पेरेंट्स पढ़े लिखे होंगे तो वो अपने बच्चे के ऊपर भी अच्छा ही, उसकी एजुकेशन पे अच्छा इन्वेस्टमेंट करेंगे। दिस इज बिकॉज दे हैव रियलाइज्ड दैट इंपॉर्टेंस ऑफ एजुकेशन। उन्होंने खुद रियलाइज किया उनके लिए एजुकेशन का महत्व क्या था। जैसे कि हमारे पेरेंट्स ने हमें पढ़ाया, क्योंकि वो थोड़े बहुत अच्छे पढ़े लिखे थे तो उन्होंने हमें पढ़ा पाए। कोई कंस्ट्रक्शन वर्कर है, उसको एजुकेशन का इतना रियलाइजेशन नहीं है, तो उसके बच्चे भी उसी विषय साइकिल में फंस के रह जाते हैं। बट स्टिल आवर गवर्नमेंट डू अ फेबुलस जॉब इन प्रोवाइडिंग एजुकेशन टू दोज पीपल जो या तो उनकी इकोनॉमिक स्थिति इतनी अच्छी नहीं है या फिर उनकी सामाजिक स्थिति इतनी अच्छी नहीं है, थ्रू रिजर्वेशन एंड ऑल। तो हम क्या कर रहे हैं, उसको शिक्षा प्रोवाइड करवाते हैं। शिक्षा और हेल्थ के लिए हमारे पास गवर्नमेंट फैसिलिटीज है। आयुष्मान भारत एक नई योजना है हेल्थ के लिए, वो गरीब लोगों के लिए है, 5 लाख तक का फ्री इलाज। ये क्या है, हमारी गवर्नमेंट किस पे इन्वेस्ट कर रही है, हेल्थ पे। एक अच्छी हेल्थ हो, एक अच्छा हेल्थ फैसिलिटी मिल पाए, एक्सेस टू गुड हेल्थ, ये एक राइट है किसी भी सिटीजन का। और आपने सुना होगा यूएन के जो हमारे जो एजेंडाज हैं, उसमें भी जो सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल है हमारे SDG, उसके अंदर भी हेल्थ एंड एजुकेशन काफी बड़ा रोल प्ले करती है। वो भी बोलती है कि हर एक जन को स्वास्थ्य और एजुकेशन, शिक्षा और चिकित्सा की सुविधाएं मुहैया कराई जाए, इजीली एक्सेसिबल हो, अफोर्डेबल हो, तो ऐसी एजुकेशन मिले। दिस इज बिकॉज दे हैव रियलाइज्ड द इंपॉर्टेंस ऑफ एजुकेशन, दे आर ऑल्सो कॉन्शियस फॉर द प्रॉपर न्यूट्रिशन। सबसे अच्छी बात है कि एजुकेटेड अगर पेरेंट्स हैं तो उनको न्यूट्रिशन का भी ख्याल अच्छा रहता है और हाइजीन का भी। न्यूट्रिशन जो पोषक था, तो उनको अच्छा खाना खिलाएंगे, दाल वगैरह ये सब चीज उनको देंगे, डाइट अच्छी रहेगी उनकी, तो न्यूट्रिशियस माल न्यूट्रिशन में शिकार नहीं होंगे। हाइजीन, स्वच्छता का बहुत अच्छा ध्यान रखेंगे। दे अकॉर्डिंगली लुक आफ्टर देयर चिल्ड्रन नीड्स फॉर एजुकेशन एट स्कूल्स एंड गुड हेल्थ। मतलब जो एजुकेटेड पेरेंट्स है वो स्कूल और गुड हेल्थ के, एजुकेशन और उसकी अच्छी
चिकित्सा के लिए, स्वास्थ्य के लिए अच्छा ध्यान रखेंगे। अब वर्चुअस साइकिल इज दस क्रिएटेड इन दिस केस। वर्चुअस साइकिल मतलब कि तो एक प्रोग्रेसिव साइकिल बनेगी। अगर पेरेंट्स एजुकेटेड होंगे, बच्चे पढ़ेंगे तो उनके बच्चे और ज्यादा पढ़ेंगे, तो यही एक वर्चुअस साइकिल क्रिएट होगी। In contrast, a vicious cycle may created in by disadvantaged parents who themselves uneducated, lacking in hygiene, keep their children in a similar disadvantaged state. अगर हम अपोजिट एग्जांपल ले ले, पेरेंट्स अनएजुकेटेड है तो उनको एजुकेशन का भी रियलाइजेशन नहीं है, हेल्थ के प्रति सचेत नहीं है, तो क्या होगा, एक विशियस साइकिल क्रिएट होगी, एक नीचे जाती हुई साइकिल की। गरीब का बच्चा और गरीब, उनका हेल्थ भी कमजोर, वे एजुकेशन में भी नीचे रहेंगे। तो ये चीज क्या है कि अगर हम उनको एक अच्छी हेल्थ और एजुकेशन प्रोवाइड कराएं तो क्या होगा कि वही पॉपुलेशन हमारे एक एसेट बन के निकलेगी, और उस विशियस साइकिल से वो जो लोग हैं वो अनएजुकेटेड वो बाहर निकल पाएंगे। लेट्स टेक अनदर एग्जांपल। अब हम एक एग्जांपल लेते हैं किस कंट्री का, जापान का। जापान जो है वो एक आइलैंड कंट्री टाइप का है, मल्टीपल आइलैंड से मिलकर जापान बनता है। तो जापान के पास ह्यूमन रिसोर्स है, इन्वेस्ट किया उसने ह्यूमन रिसोर्स पे। क्यों? क्योंकि जापान के पास नेचुरल रिसोर्स नहीं है, इसलिए उसने ह्यूमन रिसोर्स पे इन्वेस्ट किया। दीज कंट्रीज आर डेवलप्ड एंड रिच, विकसित भी है और अमीर भी है। दे इंपोर्ट द नेचुरल रिसोर्स नीडेड इन देयर कंट्री। हाउ डिड दे बिकम रिच एंड डेवलप्ड? They have invested on people, especially in the field of education and health. These people have made efficient use of other resources like land and capital. Efficiency and technology evolved by people have made this country rich and developed. जापान का हमने एग्जांपल लिया, जापान के पास नेचुरल रिसोर्स भी नहीं है, बट उसने अपने लोगों के ऊपर इन्वेस्ट किया, उसको रिसोर्स में कन्वर्ट किया। उन लोगों ने, उन ह्यूमन रिसोर्स ने क्या किया कि लैंड और कैपिटल का अच्छा यूटिलाइज किया, टेक्नोलॉजी का अच्छा यूटिलाइज किया। आप जानते ही होंगे सभी कि जापान एक टेक्नोलॉजी वाला देश है। वहां पे छोटे से छोटा बच्चे भी रेडियो बना लेता है 4-5 साल का। वोकेशनल ट्रेनिंग वहां पे हर स्कूल में, प्राइमरी स्कूल से ही वोकेशनल ट्रेनिंग शुरू हो जाती है, एक टेक्नीशियन के तौर पे, या फिर जो भी वो करना चाहे बच्चा आगे चल के, उसको वोकेशनल ट्रेनिंग उसकी प्रोवाइड करवाई जाती है सरकार के द्वारा, वहां के स्कूल्स के द्वारा। तो उन्होंने क्या किया कि अपनी एजुकेशन पे, हेल्थ पे, ट्रेनिंग पे इन्वेस्टमेंट किया, और उस इन्वेस्टमेंट से आउटकम क्या निकला कि आज वो देश विकसित देश है, जबकि उसके पास नेचुरल रिसोर्स भी नहीं है हमारी तरह। एक बात कही जाती थी कि इंडिया से आयरन और किसकी फॉर्म में, मिट्टी की फॉर्म में जो लोहा है जो हम खदान से निकालते हैं वो जाता है जापान में, और जापान से फाइन क्वालिटी का लोहा भारत में हम इंपोर्ट करते हैं। सेम चीज कोयले के साथ, जो कोयले को हम देते हैं रो फॉर्म में, और फॉर्म में जापान में, और जापान हमें देता है किस फॉर्म में, कोक जो है 100% कार्बन, वो किस चीज में यूज होता है, स्टील प्लांट में। स्टील प्लांट जैसे टाटा का है, अलग अलग है। हमारे देश में इतना ज्यादा कोल का प्रोडक्शन नहीं हो पाता, कोल तो हमारे पास बहुत है, एबंडेंस में, हमारे पास आयरन और भी एबंडेंस में, बट वी डोंट हैव सच टाइप ऑफ टेक्नोलॉजी विच कैन उन्हें उस अच्छे लोहे को निकाल पाए, प्योरीफाई कर पाए उस चीज को। तो वो प्योरीफाई कौन करता है, जापान के पास क्या है, टेक्नोलॉजी, उसके पास नेचुरल रिसोर्स वो भारत से लेता है और फाइन प्रोडक्ट, फिनिश प्रोडक्ट बना के भारत को बेच देता है। तो अब हमें क्या करना चाहिए कि हमें भी अपने ह्यूमन रिसोर्स पे, अपनी पॉपुलेशन पे इन्वेस्टमेंट करना चाहिए और उसको एक ह्यूमन रिसोर्स में कन्वर्ट कर देना चाहिए। लुक एट अदर थिंग्स टू। इकोनॉमिक एक्टिविटीज बाय मैन एंड वुमेन, मतलब एक आदमी और औरत के द्वारा अलग अलग करके ये बताएंगे अभी कि किस तरीके से इकोनॉमिक आर्थिक जो गतिविधि है वो किस प्रकार होती है पुरुषों और महिलाओं के द्वारा। लाइक विलास एंड साकल, पीपल हैव बीन एंगेज्ड इन वेरियस एक्टिविटीज। वी सो विलास सोल्ड फिश and Sakal got a job in firm. The various activities have been classified into 3 main sectors. इकोनॉमी की जो एक्टिविटीज है वो 3 मेन सेक्टर्स में डिवाइड होती है, और ये बहुत इंपॉर्टेंट है, आप इसको नोट कीजिएगा, इंपॉर्टेंट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, कि किन किन सेक्टर्स के थ्रू इकोनॉमिक एक्टिविटीज प्रोग्रेस करती है। पहली एक्टिविटी प्राइमरी एक्टिविटीज, दूसरी है सेकेंडरी, और तीसरी है टर्शरी। जब हम प्राइमरी एक्टिविटीज की बात करें तो प्राइमरी एक्टिविटीज में ऐसी एक्टिविटीज होती है जो कि रॉ मटेरियल टाइप की चीजें प्रोड्यूस करती है, फिनिश प्रोडक्ट नहीं है उनका, जैसे कि एग्रीकल्चर, फॉरेस्ट्री, एनिमल हस्बेंड्री, फिशिंग, पोल्ट्री, फार्मिंग, माइनिंग, क्वारिंग। अब आप इन चीज से देखेंगे कि खदान में जो काम चल रहा है हमारा, फार्मिंग जो हो रही है, पोल्ट्री फार्मिंग, मुर्गा पालन, मछली पालन, एनिमल हस्बेंड्री, दूध के लिए जो हम करते हैं, मवेशियों का जो हम मवेशी का एक पालन करते हैं, गाय भैंस रखते हैं, वो क्या है, प्राइमरी एक्टिविटी है हमारी। रॉ मटेरियल जैसे दूध, अनाज, चावल, ये सब चीज हम उगाते हैं। माइनिंग से हम माइनिंग की और निकालते हैं, आयरन और हुई, एल्युमिनियम की और हुई,
उसको क्या बोलते हैं, बॉक्साइट और बोलते हैं जिसको, और जी अदर कोल की ओर हुई। तो ये सब हम जिस चीज से निकालेंगे, जिस जिस प्रोसेस के थ्रू, वो एक अलग चीज है। और इस एक्टिविटी जिस जिस इस एक्टिविटी में जो इन्वॉल्व है उनको क्या कहेंगे हम, दे आर इन्वॉल्व इन प्राइमरी सेक्टर ऑफ इकोनॉमी। अब लुक एट द एग्जांपल ऑफ सेकेंडरी सेक्टर, जैसे कि हमारे पास हुई मैन्युफैक्चरिंग, फैक्ट्री एंड इंडस्ट्रीज जो फिनिश प्रोडक्ट बनाते हैं, इंक्लूड इन सेकेंडरी सेक्टर। सेकेंडरी सेक्टर में क्या है, मैन्युफैक्चरिंग का जो मैन्युफैक्चर होते हैं, जैसे कि फिनिश प्रोडक्ट, दूध का पैकेट अमूल बना के बेचता है, उसके बाद में आटे हुआ, आपके क्रीम पाउडर, ये जो जितने भी आप यूज करते हैं, एफएमसीजी प्रोडक्ट जो है, जितने भी आप पैकिंग की जो प्रोडक्ट है, उसके बाद आयरन स्टील का जो बार्स वगैरह आते हैं, सरिया वगैरह आते हैं, मैन्युफैक्चरिंग जो उनकी होती है, कपड़े आपके, ये सब चीज क्या है, घर बनाने के लिए ईंट सीमेंट सब कुछ, ये सब मैन्युफैक्चरिंग का कमाल है। तो मैन्युफैक्चरिंग जो है वो सेकेंडरी सेक्टर में आती है। उसके बाद हम टर्सरी सेक्टर, टर्सरी सेक्टर क्या है कि जो हमें सर्विस प्रोवाइड करवाता है, जिसको हम घर नहीं लेके जा सकते, बट उसकी सर्विस हमने ली, और वो क्या करता है, प्राइमरी सेक्टर और सेकेंडरी सेक्टर को इजी वे में प्रोसेस करने के लिए हमें जरूरत पड़ती है टर्सरी सेक्टर की, जैसे कि ट्रेड, ट्रांसपोर्ट, कम्युनिकेशन, बैंकिंग, एजुकेशन, हेल्थ, टूरिज्म, सर्विस, इंश्योरेंस। ट्रेड जैसे कि दुकानदार कोई बैठा, वो क्या है, सर्विस प्रोवाइड करता है आपको, कोई होटल वाला आपको सर्विस प्रोवाइड कर रहा है। टूरिज्म में, ट्रांसपोर्ट में, कम्युनिकेशन जैसे एयरटेल, वोडाफोन वगैरह, ट्रांसपोर्ट में जैसे रोडवेज, रेलवेज, बैंकिंग में जैसे आप सेविंग अकाउंट, करंट अकाउंट खुलाते हैं, वो क्या करें, सर्विस प्रोवाइड करते हैं, आपको सेवा देते हैं। एजुकेशन, हेल्थ, टूरिज्म, आपके पास स्कूल है, आपके पास हॉस्पिटल है, आपके पास टूरिज्म के लिए अलग अलग प्लेटफॉर्म है, आप ताजमहल देखने जाते हैं, रेड फोर्ट, ये सब सर्विस है। और इंश्योरेंस भी तो एक सर्विस है। इंश्योरेंस आपको प्रोवाइड किया जाता है आपके रिस्क टेकिंग फैक्टर्स पे, हेल्थ इंश्योरेंस हो सकता है, लाइफ इंश्योरेंस हो सकता है। तो दीज एक्टिविटीज क्या है, ये सब टर्सरी सेक्टर की एक्टिविटीज हैं, इंक्लूडेड इन टर्सरी सेक्टर। सो हमने पढ़ा क्या, प्राइमरी सेक्टर, सेकेंडरी सेक्टर और टर्सरी सेक्टर। प्राइमरी सेक्टर में मेनली क्या है, एग्रीकल्चर, माइनिंग वगैरह, फार्मिंग वगैरह, तो ये सब है। सेकेंडरी सेक्टर में क्या है, मेनली मैन्युफैक्चरिंग, जिसमें क्या आता है हमारा, इंडस्ट्री, फैक्ट्री, ये सब चीज। और टर्सरी सेक्टर में क्या है, मेनली सर्विस। और सर्विस कैसी हो सकती है, जैसे कि मेडिकल की सर्विस हुई, एजुकेशन की सर्विस हुई, ट्रांसपोर्ट की फैसिलिटी हुई, टेलीकम्युनिकेशन की फैसिलिटी हुई, और जी टूरिज्म की फैसिलिटी हुई। तो ये सब क्या है, ये है हमारी सर्विस। जैसे गवर्नमेंट की भी सर्विस होती है। गवर्नमेंट क्या सर्विस प्रोवाइड करती है आपको, ड्राइविंग लाइसेंस बना के देती है, वोटर आईडी बना के देती है, आधार कार्ड बना के देती है। तो ये सब क्या है, गवर्नमेंट की सर्विस है आपके पास जो आती है। The activities in this sector result in production of goods and services. Goods and services बनाने में इनकी हेल्पफुल होती है। These activities add value to the national income. तो ये क्या है, राष्ट्र की जो इनकम है उसको बढ़ाने में ये हेल्प करती है, वैल्यू को ऐड करती है उसमें। These activities are called economic activities. तो अगर कहीं भी क्वेश्चन आता है आपका कि इकोनॉमिक एक्टिविटीज क्या है, तो इकोनॉमिक एक्टिविटीज 3 तरह की हैं, प्राइमरी एक्टिविटी, सेकेंडरी एक्टिविटी, टर्सरी एक्टिविटी। अगर क्वेश्चन ये आता है कि प्राइमरी एक्टिविटीज क्या है, जैसे एग्रीकल्चर, फार्मिंग, पोल्ट्री, ये सब, तो आप क्या करेंगे कि वो प्राइमरी सेक्टर की एक्टिविटीज है। जितनी भी इंडस्ट्री टाइप ऑफ एक्टिविटीज है, जैसे कि कॉटन की कोई इंडस्ट्री है, कपड़ा बनाने वाली, कोई आयरन बार बनाने वाली इंडस्ट्री है, कोई सीमेंट बनाने वाली इंडस्ट्री है, तो ये सब क्या है, इंडस्ट्रियल वर्क है। जैसे कि और ऑयल को रिफाइन करने वाली जो इंडस्ट्री है, जैसे ओएनजीसी, इंडियन कंपनी जो है हमारी, इंडियन ऑयल कंपनी, ये सब क्या मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज है। ये क्या करती है, उसको क्रूड ऑयल को हमारा प्रोसेस करके एक पेट्रोल, डीजल, इन सब में कन्वर्ट करते हैं। तो ये क्या है, सेकेंडरी एक्टिविटीज में आते हैं। टर्सरी एक्टिविटी जैसे कि हमारा रोडवेज हुआ, रेलवे जो है, इंडियन रेलवे, एयरवेज हुआ, एयर इंडिया वगैरह, ये सब क्या हमें सर्विस प्रोवाइड करते हैं ट्रांसपोर्ट की, टेलीकॉम, वोडाफोन आइडिया वगैरह। टूरिज्म की फैसिलिटी है, हेल्थ की फैसिलिटी है, हॉस्पिटल्स की फैसिलिटीज है, एजुकेशन की फैसिलिटीज है, ये सब है सर्विस सेक्टर। तो ये है टर्सरी सेक्टर में। मार्केट एक्टिविटीज, इकोनॉमिक एक्टिविटीज के 2 भाग कौन कौन से होते हैं, एक मार्केट एक्टिविटी, एक नॉन मार्केट एक्टिविटी। पहले हम मार्केट एक्टिविटी को पढ़ते हैं। मार्केट एक्टिविटी इन्वॉल्व रिमोनरेशन। रिमोनरेशन से समझते हैं आप, जिसका पैसा मिले आपको, कोई भी एक्टिविटी जिसके लिए आपको पैसा मिल रहा है, वो क्या है, मार्केट एक्टिविटी। टू एनीवन हु परफॉर्म्स एक्टिविटी, परफॉर्म फॉर पे, तनख्वाह के लिए या फायदे के लिए, प्रॉफिट और पे। अगर आप अपनी कंपनी चला रहे हैं, भले आपको तनख्वाह नहीं मिली, बट आपको प्रॉफिट मिलेगा उसका, अगर आपका सेल्फ वर्क है। बट आप अगर किसी अंडर में काम करते हैं, तो आप उसको किसी कंपनी या फर्म में काम कर रहे हैं, तो आपको उसको सैलरी मिलेगी उसकी। तो इसको क्या बोलते हैं, मार्केट एक्टिविटी। These include production of goods and services, including government services. Government services भी क्या है, एक प्रकार की सर्विस है। नॉन मार्केट एक्टिविटीज आर द प्रोडक्शन ऑफ सेल्फ कंजप्शन, जो भी आप खुद के लिए करेंगे, जैसे कि आप अपने गार्डन में खुदाई कर रहे हैं, उसके लिए ना तो पे मिल रही है ना कुछ, तो ये क्या है, एक नॉन मार्केट एक्टिविटी है। आपकी मम्मी आपके लिए सबसे बड़ा एग्जाम्पल है। हमारी मम्मी लोग हमारे लिए खाना बनाती है,
वो हमारे सब कुछ कपड़े, हमारा ध्यान रखते हैं, बट उनको उसके लिए कोई भी पैसा नहीं मिलता। दिस इज द टॉप मोस्ट जॉब इन दिस वर्ल्ड, इन दिस प्लेनेट अर्थ, बट इसका हमें कोई भी पैसा, हमारी माँ को, हमारी मम्मियों को कोई भी पैसा नहीं मिलता। तो ये हमारी मार्केट एक्टिविटी है। बट वो क्यों कर, नॉन मार्केट एक्टिविटी है, बट वो इसको क्यों करती है? एक जिम्मेदारी के तौर पे, लव एंड केयर, केयर एंड अफेक्शन के तौर पे वो हमारे लिए काम करते हैं। हमारे पापा हमें स्कूल छोड़ने जाते हैं। तो ये सब चीज जो है, ये छोटी छोटी एक्टिविटी जो हम अपने लिए कर रहे हैं, जिसका पैसा कुछ नहीं मिल रहा, जो इनकम में ऐड नहीं हो रहा, जो नेशन की इनकम में ऐड नहीं होता, उसको क्या बोलते हैं हम? नॉन मार्केट एक्टिविटीज। कंजप्शन ऑफ प्रोसेस ऑफ प्राइमरी प्रोडक्ट्स, ओन अकाउंट प्रोडक्शन ऑफ फिक्स्ड एसेट। तो ये सब चीज हमारी क्या है? नॉन मार्केट एक्टिविटीज में। अब ये पढ़ लेते हैं। ड्यू टू हिस्टोरिकल एंड कल्चरल रीजन देयर इज अ डिवीजन ऑफ लेबर। अब हम बात कर रहे थे कि मैन एंड वुमेन किस प्रकार की एक्टिविटी इकोनॉमी करती है। ड्यू टू हिस्टोरिकल एंड कल्चरल रीजन, ऐतिहासिक और जो सांस्कृतिक हमारे जो रीजन है, कारण है, उनके लिए डिवीजन ऑफ लेबर बिटवीन मैन एंड वुमेन। मैन एंड वुमेन के बीच में क्या है? लेबर का डिवीजन है फैमिली में। जैसे जनरली क्या होता है, जनरली आपने देखा होगा कि वुमेन जो है, कोई महिलाएं जो है, वो क्या काम करती है? लव एंड केयर का, मतलब घर की देखभाल करना, बच्चों को संभालना, ये सब चीज जनरली ऐसा होता है। मैं कह नहीं रहा ये चीज कि ऐसा होना चाहिए, बट ऐसा होता है कल्चरली, हिस्टोरिकली हमारे यहाँ पे, कि मर्द जो है, मतलब उसको कहेंगे पुरुष जो है वहां का, घर का, वो क्या करेगा? बाहर से कमा के लेके आएगा, और महिला क्या करेगी? घर को संभालेगी। इसलिए कभी कभी आपने सुना भी होगा कि मकान तो बनाते हैं मिस्त्री, पर मकान को घर बनाने का काम करती है महिला। तो ये सब चीज हमारे हिस्टोरिकल बर्डन्स हैं। ये कहावतें भी उसी तरीके से चलती है, और ये कहावतें भी उस बर्डन को, उस पेट्रियार्कल माइंडसेट को कंटिन्यू करने में एक अपना रोल प्ले करती है। तो ये पेट्रियार्कल जो माइंडसेट है, या फिर कहे कि हिस्टोरिकल जो बैगेज हम अपने ऊपर लेके चल रहे हैं कि महिलाएं केवल घर तक ही सीमित रहेंगी, तो ये ऐसा अब है नहीं। बट हिस्टोरिकल और कल्चर रीजन के हिसाब से सोसाइटी ने ये डिवाइड किया कि मैन क्या काम करेंगे और वुमेन क्या काम करेंगे। लेट्स सी द एग्जांपल। क्योंकि हम पढ़ रहे हैं, तो हम पढ़ने की दृष्टि से हमें सब कुछ पढ़ना पड़ेगा एनसीईआरटी के थ्रू। एनसीईआरटी जो बता रही है, वो एक बता रही है हिस्टोरिकल और कल्चरल रीजन जो उसके, क्यों महिला ये काम करते हैं, क्यों मैन ये काम करते हैं। वुमेन जनरली लुक आफ्टर द डोमेस्टिक कोर्स एंड मैन वर्क इन द फील्ड। मतलब अगर किसानी फैमिली है, तो जनरली आदमी क्या करेगा? खेतों में काम करेगा, और महिलाएं क्या करेगी? डोमेस्टिक काम करेंगी, घरेलू काम करेंगी। साकल्स मदर शीला कुक फूड। साकल की जो मदर थी, जो हमने साकल का एग्जांपल जो पढ़ा था, वो क्या करती थी? खाना बनाती थी, बर्तन साफ करती थी, कपड़े साफ करती थी, क्लीन द हाउस, घर को साफ करती थी, लुक आफ्टर हर चिल्ड्रन, और हर बच्चों की देखभाल करती थी। साकल जो फादर थे बूटा जी, वो फील्ड में जो अपना क्या बोलते पैदावार करते थे, और उसको बेच देते थे मार्केट में, और उससे क्या करते थे? पैसा कमाते थे, जिससे उसका घर चलता था। शीला इज नॉट, अब दूसरी महिला भी है हमारे पास, जो शीला जी, जो विलास की मम्मी है। शीला नॉट पेड फॉर द सर्विस। ओके, सॉरी, साकल की जो मम्मी है शीला, वो पेड नहीं किया गया उसके काम के लिए। डिलीवर्ड फॉर द अपब्रिंगिंग, अपने घर को चलाने के लिए उसके पास कोई पैसा उसे नहीं मिला। बूटा अर्न मनी, बूटा ने पैसे कमाए, विच ही स्पेंट रियरिंग हिज फैमिली, उसको अपने परिवार की देखभाल के लिए। वुमेन आर नॉट पेड फॉर द सर्विस डिलीवर्ड इन द फैमिली। वुमेन, महिलाओं को जो सर्विस, जो मैंने बताया था आपको कि महिलाएं जो सर्विस देती है, उसके लिए उनको पैसे नहीं मिलते, बट स्टिल दे डू। क्यों? क्योंकि एक हेजिमनी जो क्रिएट हो चुकी है। हेजिमनी क्या है कि महिलाएं जो है जनरली वो लव एंड केयर वाले काम में ज्यादा अच्छी हैं, तो इसलिए कि हेजिमनी क्रिएट, लेजिटिमेसी जो क्रिएट हुई है, उस वजह से महिलाएं घर का काम जनरली संभालते थे। बट आज ऐसा नहीं है। आज महिलाएं और पुरुष कंधे से कंधा मिलाकर हर एक इकोनॉमिक एक्टिविटी में आपको दिखेंगी, चाहे वो एग्रीकल्चर हो, एग्रीकल्चर लैंड होल्डिंग्स हो, इवन कई लेडीज स्टार्टअप्स जो अपना कर रही है, वेंचर जो कर रही है, और इवन यूनिकॉर्न जो आजकल आ रहे हैं, 1 बिलियन प्लस जो कंपनी स्टार्टअप्स हैं, वो उनकी मालिक हैं आजकल महिलाएं। बड़े बड़े एग्जाम्पल्स हैं हमारे पास, इंदिरा गांधी से लेके इंदिरा नुई तक, जो हमारी पेप्सिको की पहले एमडी रही हैं। और आजकल देख लो आप कि आजकल भी जितनी भी आप पॉलिटिकल पार्टीज देख लो, उसमें महिलाओं का रोल देखो। इकोनॉमिक एक्टिविटीज में किरण मजूमदार शो एक बड़ी फर्म की मालिक है। तो ये सब चीज देखने के बाद हमें लगता है कि आजकल जो महिलाएं भी हैं, वो घर तक ही सीमित नहीं है, वो आगे बढ़ रही हैं। कल्पना चावला जैसे हमारे पास एग्जाम्पल है, तो और साइना नेहवाल जैसे हमारे पास एग्जाम्पल है। हर एक फील्ड में महिलाएं और पुरुष बराबर के उससे काम कर रहे हैं। तो पहले की जो कल्चरल और हिस्टोरिकल जो बैगेज था, उसके हम देखते हैं। वुमेन आर नॉट पेड फॉर द सर्विस डिलीवर्ड इन द फैमिली। हाउस होल्ड वर्क डन बाय वुमेन इज नॉट रिकॉग्नाइज्ड एज नेशनल इनकम। इसीलिए जो हाउस होल्ड वर्क जो है, हमारा कारण क्यों था इसको बताने का,
कि जो हमारी नेशनल इनकम है, जो हमारे पूरे देश ने इस बार जो हमारी इनकम में ऐड किया है, वही होती है नेशनल इनकम। उस पर्टिकुलर एरिया में आपने क्या प्रोड्यूस किया, कितना कमाया, कितना उस फर्म का आउटकम है, वो सब नेशनल इनकम में ऐड होता है, प्लस होता है। बट वुमेन को उसके काम के लिए, उसकी सर्विस जो उसने डिलीवर की अपने घर पे, उसके लिए तो उसको कोई पैसा नहीं मिला। तो ये क्या हुआ, एक जो वैल्यू एडिशन नेशनल इनकम में वो नहीं हुआ। तो क्या है कि उसकी जो सर्विस है वो क्या चली गई, फ्री सर्विस है वो। बट आपको इस बात को जानकर हर्ष होगा कि वो महिला क्या कर रही है, बिना पेड के भी वो क्या कर रही है। किसी एक बच्चे को, एक चाइल्ड है कोई भी, जैसा मुझे साइकिल है, उसको क्या करती है, उसको बस उसको बिना पैसे के क्या कर रही है, उस देश को क्या दे रही है, इन्वेस्टमेंट कर रही है। इन्वेस्टमेंट किस चीज का, उसकी अच्छी हेल्थ को मेंटेन कर रही है, उसकी एजुकेशन पे फोकस वो कर रही है, उसके न्यूट्रिशन पे वो फोकस कर रही है, अच्छा खाना देके। तो ये सब चीज जब ऐड होगी तो वो भी महिला वो कंट्रीब्यूट कर रही है किसी एक पॉपुलेशन को या किसी बच्चे को एक रिसोर्स में कन्वर्ट करके कैपिटल फॉर्मेशन में, बिना पेड के भी। ये भी हमें ध्यान रखना होगा कि उसकी सर्विस भले ही मॉनेटरी ना हो, बट स्टिल सोशली भी हम देख सकते हैं कि उसकी सर्विस जो है वो एक ह्यूमन को रिसोर्स में कन्वर्ट करके, उसकी कैपिटल फॉर्मेशन करके देश के विकास में योगदान करती है, नेशन बिल्डिंग का काम वो करती है। गीता मदर ऑफ विलास अर्न अ इनकम। गीता जो विलास की मदर थी, वो क्या करती थी, मछली बेच के पैसे कमाती थी। दस वुमेन आर पेड फॉर देयर वर्क व्हेन दे एंटर इन द लेबर मार्केट। जब भी वुमेन लेबर मार्केट में एंटर करती है तो उनको पेमेंट मिलती है, तो वो क्या करती है, नेशनल इनकम में ऐड होती है। देयर अर्निंग लाइक दैट, देयर मेल काउंटर पार्टी डिटरमिन ऑन द बेसिस ऑफ एजुकेशन एंड स्किल। देयर अर्निंग लाइक दैट ऑफ देयर, जैसे उनकी अर्निंग क्या, उनकी अर्निंग भी उसी चीज पर डिपेंड करेगी कि महिला कितनी पढ़ी लिखी है, कितनी हेल्थियर है, कितनी प्रोडक्टिव है। उसी के तहत अगर वो कम हेल्दी है, कम प्रोडक्टिव है, तो उसको सैलरी भी कम मिलेगी। ये इसका कहने का मतलब था। एजुकेशन हेल्प इंडिविजुअल टू मेक बेटर यूज ऑफ इनकम अपॉर्चुनिटी अवेलेबल बिफोर हिम। इकोनॉमिक अपॉर्चुनिटीज जो भी उसके सामने आएगी, उसके लिए कोई भी एजुकेशन जो है वो एक इंडिविजुअल की हेल्प करती है। एजुकेशन एंड स्किल आर द मेजर डिटर्मिनेंट। अगर हम किसी पूछेंगे कि मार्केट में अर्न करने का सबसे मेजर डिटर्मिनेंट, सबसे जरूरी जो फैक्टर है वो कौन सा, वो है एजुकेशन। उसकी एजुकेशन कितनी है और उसकी स्किल क्या है उसके पास। कहीं आपने देखा होगा कि बीटेक ग्रेजुएट्स हैं बट उनके पास स्किल नहीं है। स्किल क्या कि वो कुछ कर नहीं सकते, थ्योरेटिकल तो वो बहुत अच्छे हैं, बीटेक किया हुआ उन्होंने, बीसीए होल्डर्स है बहुत सारे कंप्यूटर्स पे, बट उनको कंप्यूटर का प्रोग्रामिंग तक नहीं आती। तो ये क्या है कि एजुकेशन तो है, थ्योरेटिकल एजुकेशन है, प्रैक्टिकल एजुकेशन नहीं, स्किल नहीं है उनके पास। तो हमारे पास एजुकेशन भी होनी चाहिए और स्किल भी होनी चाहिए, तभी हम मार्केट में अच्छा कमा पाएंगे। अब मेजोरिटी ऑफ वुमेन हैव मीगर एजुकेशन, थोड़ी बहुत एजुकेशन उनके पास है जो मेजोरिटी ऑफ वुमेन है। और इवन हम देखेंगे कि हमारे यहाँ पे जो लिटरेसी रेट है उसमें भी एक बड़ा डिफरेंस है, लगभग 20 पॉइंट का डिफरेंस है अकॉर्डिंग टू 2011 सेंसस मैन और वुमेन के बीच में। वुमेन आर पेड लो कंपेयर टू मैन, इसीलिए वुमेन को क्या है कि कम पैसा भी वो किया जाता है। वो अलग अलग डिपेंड हो सकता है। कई बार हमने सुना होगा कि प्रोडक्टिविटी, कि मैन से कम काम करे तो इसलिए प्रोडक्टिविटी के आधार पर उसको कम पैसे मिल रहे हैं, या फिर एजुकेशन के आधार पर उसको कम पैसे मिल रहे हैं, या फिर हेल्थ उसकी कमजोर है तो उसके साथ। मेनली क्या है कि आउटकम जो है, आउटकम बेस्ड हमारे यहाँ पे इनकम है। आउटकम ज्यादा तो इनकम ज्यादा, आउटकम कम तो इनकम कम। मार्केट का जनरली यही रूल होता है। मोस्ट वुमेन वर्क वेयर जॉब सिक्योरिटी इज नॉट देयर। ज्यादातर वुमेन कहां पे काम करें जहां पे जॉब सिक्योरिटी भी नहीं, मतलब जॉब सिक्योरिटी के अंदर सेंस कि अनऑर्गेनाइज सेक्टर, जहां पे जॉब सिक्योरिटी का सेंस है कि मंथली इनकम नहीं है उनकी, छुट्टी नहीं मिलती उनको ढूंढना पड़ता है काम, ऐसी परमानेंट जॉब नहीं मिलती। मेजोरिटी वुमेन का काम ऐसा ही है। वेरियस एक्टिविटी रिलेटिंग टू लीगल प्रोटेक्शन इज मीगर। उनके पास कानूनी जो प्रोटेक्शन है उनके पास बहुत थोड़ी है। इंप्लॉयमेंट इन दिस सेक्टर, जैसे बहुत सारी जो बहुत ज्यादा जो महिलाएं हैं वो काम करती है फार्म्स में, फील्ड में, एग्रीकल्चर में, वहां पर जॉब सिक्योरिटी है ही नहीं। इंप्लॉयमेंट इन दिस सेक्टर इज कैरेक्टराइज्ड बाय इररेगुलर एंड लो इनकम। एक तो इनकम भी ज्यादा नहीं होती और एक कम इनकम है। और इररेगुलर इनकम कैसे कि कभी काम मिला कभी नहीं मिला। और इनकम भी जनरली कम ज्यादा होती है सप्लाई के ऊपर, कि अगर लेबर ज्यादा है तो इनकम कम मिलेगी आपको, जो भाई लेबर ज्यादा है काम की जरूरत कम है, तो ये भी होता रहता है। इन दिस सेक्टर देयर इज एन एब्सेंस ऑफ बेसिक फैसिलिटीज लाइक मैटरनिटी लीव भी नहीं आपको मिलेगी, चाइल्ड केयर भी नहीं आपको मिलेगी, अदर सोशल सिक्योरिटी सिस्टम जैसे कि टीए डीए वगैरह, जो डीआरएसएल अलाउंस है हमारा, या अदर अलाउंसेज है वो भी उनको नहीं मिलेंगे, दिवाली बोनस भी उनको नहीं मिलता। तो ये क्या है, अनसिक्योर्ड वर्क है। हाउएवर वुमेन विद हाई एजुकेशन नहीं, बल्कि जबकि
वुमेन जिसकी हाई एजुकेशन है और स्किल भी अच्छी है, वो पेड एट पार विद मैन, वो आदमी के बराबर पैसा उसको मिलता है अगर वुमेन की एजुकेशन और स्किल अच्छी है, बल्कि ज्यादा भी कमाती है आदमी से भी। अमंग द ऑर्गेनाइज सेक्टर टीचिंग एंड मेडिसिन अट्रैक्ट देम मोस्ट। आपने देखा होगा कि ज्यादातर ऑर्गेनाइज सेक्टर में, ऑर्गेनाइज सेक्टर का जो एक बड़ा भाग है उसमें से भी महिलाओं को जो सबसे ज्यादा अट्रैक्ट करता है वो क्या करता है, टीचिंग और मेडिसिन। सम वुमेन हैव एंटर्ड एडमिनिस्ट्रेटिव जॉब, अदर सर्विसेज इंक्लूडिंग जॉब, दे नीड हाई लेवल्स ऑफ साइंटिफिक एंड टेक्नोलॉजिकल कॉम्पिटेंस। अगर उनको अदर फील्ड में जाना है तो उनको क्या चाहिए कि उनको एक जो टेक्निकल और साइंटिफिक नॉलेज जो है वो ज्यादा चाहिए। आस्क योर सिस्टर और योर क्लासमेट व्हाट शी वुड लाइक टू टेक अप एज अ कैरियर। अपनी आप बहन से पूछिए, आप अपनी क्लासमेट से पूछिए वो क्या करना चाहती है। और आज के टाइम में मैं आपको बता दूं कि इन मॉडर्न सोसाइटी देयर इज नो बैरियर फॉर एनीबॉडी, देयर इज नो डिस्क्रिमिनेशन ऑन द बेस ऑफ सेक्स, एज वी कैन से दैट वुमेन एंड मैन आर इक्वली इन एवरी फील्ड, whether it is economical sense, whether it is social sense or it is political sense। हर जगह आपके पास अपॉर्चुनिटी है, बस जरूरत किसकी है, डेयरिंग की, जरूरत है अच्छी एजुकेशन की, जरूरत है अच्छी हेल्थ की, जरूरत है अच्छी अपॉर्चुनिटी की, और जरूरत है एक अच्छे सामाजिक ढांचे की जो उनको एक अपॉर्चुनिटी प्रोवाइड करे। और अपॉर्चुनिटी जब मिलती है तो वो सानिया मिर्जा बनती हैं, साइना नेहवाल बनती हैं, प्रतिभा देवी सिंह पाटिल बनती है, इंदिरा गांधी बनती है, सोनिया गांधी बनती है, प्रियंका गांधी जैसे लोग। तो कुछ लोग और नीचे से उठकर आने वाली दलित महिला एक मायावती जैसी, तो नीचे से उठकर आते हैं वो भी एक अच्छे काम करते हैं। जब हम एजुकेशन को अच्छा करेंगे तो अलग अलग फील्ड में, चाहे वो एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस में टीना डाबी जैसे एग्जांपल हमारे पास हो, तो आजकल किसी भी चीज में बैरियर्स नहीं है। तो इकोनॉमी का हम वाइंड अप करते हैं इस क्लास को। तो इस चीज का एक समराइज मैं आपको देता हूं। अगला काम हम पार्ट 2 में करेंगे, जो चैप्टर 2 का पार्ट 2 है उसमें करेंगे। उसमें अलग अलग चीजें देखेंगे कि एजुकेशन कैसे रोल प्ले करती है, हेल्थ कैसे रोल प्ले करती है, ये सब देखेंगे। बट for the meantime we summarize this chapter into things that what is need for a human resource। क्योंकि पॉपुलेशन एक बर्डन की तरह देखी जाती है, तो हमें पॉपुलेशन को एक बर्डन की तरह नहीं देखना, वो एक एसेट है। एसेट कब बनेगा, जब हम उस पॉपुलेशन में इन्वेस्ट करेंगे, उस इन्वेस्ट करके उसकी कैपिटल की फॉर्मेशन करेंगे। ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन, ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन के लिए हमें क्या जरूरत है, इन्वेस्टमेंट करने की। किस चीज में, अगर कोई एजुकेटेड नहीं है तो उसको एजुकेटेड करो, एजुकेशन उसको दो, अच्छी हेल्थ, हेल्थ भी एक्सेस टू द हेल्थ, अफोर्डेबल हेल्थ, अफोर्डेबल हेल्थ होनी चाहिए। फिर उसकी ट्रेनिंग में, जैसे कि स्किल इंडिया हमारा एक प्रोग्राम है, वो वोकेशनल ट्रेनिंग के लिए, ये सब अटल इनोवेशन मिशन के तहत हम उसको और ज़्यादा उसको टेक्निकल एजुकेशन की तरफ, जो साइंटिफिक टेम्परामेंट की तरफ जो हम अपने स्टूडेंट्स को लेकर जा रहे हैं, वो भी एक अच्छा इनिशिएटिव है। अपार्ट फ्रॉम दैट, अगर किसी पास स्किल है तो उसको स्किल को अपग्रेड करने के लिए हमारे पास प्रोग्राम्स हैं, ट्रेनिंग प्रोग्राम्स हैं। तो नॉट इवन इन प्राइवेट सेक्टर बट इन गवर्नमेंट सेक्टर ऑल्सो वी हैव वेरियस टाइप्स ऑफ स्कीम टू अपग्रेड आवर एग्जिस्टिंग एम्प्लॉयर्स। तो उन सबको हम, एग्जिस्टिंग एम्प्लॉय को भी हम अपग्रेडिंग कर रहे हैं। क्यों कर रहे हैं, प्रोडक्टिविटी इंक्रीज करने की, जिससे हमारी नेशन बिल्डिंग हो, हमारी नेशन की इकोनॉमी, नेशनल इनकम में जो ऐड होगा वही तो होगा जो हमारा आउटकम होगा। और जितने ज्यादा आउटकम होगा तभी हम पहुंचेंगे 5 बिलियन इकोनॉमी की तरफ, जब हमारी प्रोडक्टिविटी ज्यादा होगी, हमारे पास बर्डन कम होगा, डिपेंडेंसी कम होगी। जितनी ज्यादा पॉपुलेशन हमारी वर्किंग पॉपुलेशन होगी या कमाती हुई पॉपुलेशन होगी, उतनी ही कम हमारी डिपेंडेंसी रेट होगा, उतना ही कम हमारा अनएम्प्लॉयमेंट रेट होगा। हम आगे पढ़ेंगे ना अनएम्प्लॉयमेंट रेट के बारे में भी, क्या होता है, किस तरीके से काम करता है, सेकंड पार्ट में। आज के लिए इतना ही। नमस्कार, मैं विवेक खेवाल इस पार्ट पे एंड करता हूँ, और अगले पार्ट में फिर से मिलेंगे। वेदांता इस अकेडमी को किस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म से आप कितना सीखते हैं हमें कमेंट बॉक्स में बताएं। आपके सुझाव, आपकी प्रतिक्रिया, आपके फीडबैक, सभी के सब वेलकम है। थैंक यू सो वेरी मच, थैंक यू।